कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ है। मीरा जी के पूछने पर विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया था कि कब वो इंडिया लौट कर आएगा, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि वो नहीं आएगा। तो मीरा जी कहती हैं, तुम्हारा दिल टूटा इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो अगर करण को ये पहले पता होता तो शायद वो अपने दिल की बात हमसे कभी कहता ही नहीं। वो कभी नहीं बताता कि वो रूही से प्यार करता है। शायद वो पूरी ज़िंदगी अकेले रह लेता। तुम जानते हो वो सबके लिए सोचता है। तुम अपने टूटे हुए दिल के साथ सब कुछ छोड़कर चले गए हो। तुम हमें दर्द क्यों दे रहे हो, अपने परिवार को। अपने भाइयों की खुशी देखकर तुम खुश हो। तभी मीरा जी कहती हैं, काव्या माँ बनने वाली है। कल तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अपनी बहन के लिए लौट आओ। ये सुनकर विवेक को बहुत खुशी हुई। उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन रख दिया था। वो अपनी फ़ोन पर लगी डीपी को देख रहा था, जहाँ रूही की फ़ोटो थी, उन दोनों की शरारतें करते हुए की फ़ोटो। विवेक ने के चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। उसका मन कर रहा था रूही से बात करने का, सुबह से। पता नहीं क्यों आज उसका दिल खालीपन महसूस कर रहा था। करण से तो उसकी बात हो गई थी, यहाँ तक कि सबसे। बस एक रूही थी जिससे उसकी बात नहीं हुई। पता नहीं क्यों पर आज उसका मन तड़प रहा था। काफ़ी देर रूही का नंबर वो देखता रहता है, लेकिन बात नहीं कर पाता कि तभी सामने से रूही का ही फ़ोन आ जाता है। रूही ने बहुत हिम्मत करके विवेक को फ़ोन किया था। भले ही वो इस प्यार को एक्सेप्ट ना कर सके, पर वो उसका सबसे अच्छा दोस्त तो है ना। वो अपने दोस्त को तो विश कर सकती है ना। फ़ोन एक बार करने पर कट हो गया। विवेक ने फ़ोन नहीं उठाया। वो बस फ़ोन को देखे जा रहा था, जैसे कोई सपना हो तो सच होने वाला हो। रूही ने दोबारा फ़ोन किया। उसने बहुत हिम्मत बटोरी थी। पता नहीं क्यों पर विवेक समझ नहीं पा रहा था। बिज़नेस सेट करने में उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन अब वो इंडिया नहीं जाएगा। बहुत रोकने के बाद उसने खुद को फ़ोन उठाने से नहीं रोका। 2 मिनट की चुप्पी के बाद कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर रूही की प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, जो प्यार से कह रही थी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। रूही के इतने शब्द थे विवेक के लिए काफ़ी थे। दोनों का गला भर आया था। इतने पास होने के बाद भी वो लोग बहुत दूर थे। ऐसा समझ लो कि वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर उनके पास शब्द नहीं थे। उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। ऊपर से उनका भरा हुआ गला, उनके आंसू उनके दर्द को बयां करने के लिए अपने आप आंखों से बहने लगे थे। विवेक काफ़ी देर चुप रहा। फिर उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, कैसी हो तुम। रूही को पता नहीं था क्या जवाब देना है, इसलिए दोबारा से सवाल किया, आप कब लौट कर आ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को बस सवाल किया, पर जवाब नहीं दिया। विवेक थोड़ा चुप रहता है और फिर कहता है, पता नहीं, शायद कभी नहीं आऊँगा। आऊँगा या नहीं पता नहीं। रूही ये सुनकर कांप गई अंदर से। अगर वो कभी लौट कर नहीं आया, भले ही वो आगे बढ़ गई है करण के साथ, पर वो ये कभी नहीं चाहेगी कि विवेक का दिल हमेशा उसकी वजह से टूटा रहे। क्या उसे जीने का हक नहीं है, अपने परिवार के पास रहने का हक नहीं है। लेकिन उसकी हालत की ज़िम्मेदार तो वो थी ना। मेहरा परिवार का छोटा लड़का सब कुछ छोड़कर विदेश चला गया क्योंकि रूही वहाँ थी। रूही का दिमाग ये सब सोच रहा था और उसके दिमाग में ये सब बैठ चुका था। विवेक के वो शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने हिम्मत करके कहा, लौट आइए, हम माफ़ी मांग लेंगे आपसे। वो बहुत इमोशनल हो गई। अगर सज़ा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम वादा करते हैं, उफ़ नहीं करेंगे आपके सामने। रूही की मासूमियत विवेक की आंखों में आंसू भर गई। सज़ा कैसे दे सकता है इस लड़की को। ये तो उसकी ज़िंदगी है ना, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत। भले वो कभी एक ना हो सके। 4 सालों का प्यार एकदम एक झटके में दूर हो गया हो, पर वो कभी इस लड़की को दर्द नहीं दे सकता। वो चुप रहता है काफ़ी देर, फिर कहता है, मैं लौट कर नहीं आऊँगा। भले मैं कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाऊँ, पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहकर भी तुम्हें भाई के पास नहीं देख सकता रूही। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं तुमसे बात कर पाया। 6 महीने अफ़सोस में गए। खुद पर दर्द और तरस आया। मेरी हालत की ज़िम्मेदार तुम नहीं हो, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रूही ने फ़ोन को बेड पर रखा और लेट गई और रोने लगी। विवेक की हालत की ज़िम्मेदार वही थी। विवेक को इतना दर्द देने वाली वही थी।
वो क्यों नहीं उसे भूल जाता? वो क्यों आगे बढ़ नहीं जाता? क्यों इस प्यार को क्यों नहीं छोड़ देता? रूही खुद से सवाल कर रही थी। उसे डर लग रहा था विवेक की इस हालत का। विवेक अपने ऑफिस में बैठा अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो खुद से कह रहा था, तुम्हारी गलती नहीं है रूही। अगर मुझे पता होता मेरे हिस्से में एक तरफ़ा मोहब्बत आएगी तो मैं करता ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता मैंने तुम्हें प्यार किया। मैं कभी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। पता नहीं क्यों पर मेरी मोहब्बत अधूरी सी रह गई, इतनी अधूरी कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे मेरे दिल में दर्द महसूस होता है। बार बार उसके गालों पर आंसू आ रहे थे। वो सोच रहा था वो सब कुछ छोड़कर लंदन आ गया था, लेकिन आज भी वो रूही की वही हंसी उसके कानों को सुकून देती थी। रूही की वही मुस्कुराहट उसके दिल को नमी भर देती थी। वो सोचता था क्या कभी इस दुनिया में वो और रूही मिल पाएंगे? शायद किसी और दुनिया में विवेक और रूही मिले, शायद किसी और दुनिया में इन दोनों का रिश्ता हो। उसने खुद से कहा, बस मेरी मोहब्बत अधूरी थी क्योंकि मैं हूँ और एक तरफ़ा मोहब्बत है। वो चुप हो गया और अपने अपार्टमेंट पहुँचा। वो अकेला ही रहता है। यहाँ लंदन आकर उसने कोई दोस्त नहीं बनाए। कंपनी में बस काम से काम। कंपनी की एक एम्प्लॉय जिसका नाम सुजैन था आज उसके लिए बर्थडे केक लेकर आई थी। विवेक जैसे ही अपने अपार्टमेंट का डोर खोलता है वो हैरान हो जाता है। उसके अपार्टमेंट का एड्रेस ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। सुजैन असल में विवेक को पसंद करती है पर कभी कह नहीं पाई। वो थोड़ी बदतमीज़ और लालची किस्म की लड़की है पर सुंदर है। वो उसे बर्थडे का सरप्राइज़ देने यहाँ आई थी। उसे लग रहा था वो विवेक को फंसा सकती है, जो कंपनी का सीईओ है। विवेक ने उसे फ्लैट में इनवाइट तो किया पर वो उसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि वो अकेले रहना चाहता था। पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि फ़िलहाल वो उसे बाहर भी नहीं निकाल सकता था। वैसे भी लंदन में उसका ज़्यादा कोई किसी से बोलबाला था नहीं। उन्हें सुजैन को तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ? सुजैन ने केक के टेबल पर रख कर कहा, मैं आपके लिए बर्थडे का केक लेकर आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में खाना खाएं, केक कटिंग कर लेंगे और डिनर भी हो जाएगा। विवेक उसे मना करते हुए कहता है, सॉरी पर मेरा डिनर प्लान कहीं और है, मुझे कहीं बाहर जाना है। ये सुनकर सुजैन को बुरा लगा, उसका मुंह उतर सा गया। वो विवेक को पसंद करती है और विवेक उसे हमेशा अवॉइड करता है। 6 महीने बीत गए। विवेक के दिल में शायद कोई और है। वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि ऑफिस में भी कोई तमाशा नहीं चाहते थे। वो जब भी उसके साथ बात करने की कोशिश करती वो हमेशा उसे अवॉइड करके चला जाता। वो मुस्कुराते हुए कहती है, ओके ठीक है तो कॉफ़ी पी लेते हैं। विवेक उसे बैठने को कहकर खुद किचन में चला गया। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था एक अनजान लड़की उसके घर में, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि ये उसकी कंपनी की असिस्टेंट डायरेक्टर थी और फ्लर्टी टाइप थी। शायद लड़कों को फंसाना इसे अच्छा लगता होगा। फ़िलहाल वो कुछ नहीं बोलता। सुजैन सोफे पर बैठ गई और विवेक का घर देखने लगी, जो बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है। 3-4 लोग आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये अकेला ही रहता है। दीवार पर कुछ फ़ोटोज़ लगी हैं, कुछ फैमिली फ़ोटोज़ हैं और एक लड़की। उन हर फ़ोटो में वो लड़की ज़रूर है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। विवेक के साथ उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। सुजैन को पता नहीं क्यों उस लड़की से जलन हो रही थी। सुजैन को लग रहा था शायद वो उनकी फैमिली मेम्बर होगी, तभी हर फ़ोटो में वो लड़की है। तभी विवेक कॉफ़ी की कप लेकर वहाँ आता है। इससे पहले सुजैन कोई बात कर पाती कि विवेक को घर से फ़ोन आ गया। एक काव्या का वीडियो कॉल था, जो आज मेहरा हाउस आई हुई थी। विवेक वीडियो कॉल देख थोड़ा दूर जाकर बात करने लगता है। सुजैन को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लड़का उसे ज़रा भी भाव नहीं दे रहा था, ऊपर से अवॉइड कर रहा था। उसने सोचा वो विवेक की केक कटिंग करने के बाद थोड़ा सा फंसा लेगी उसे बातों में अपनी। काव्या विवेक से थोड़ा डांटते हुए कहती है, भाई आपका बर्थडे था, आज तो इंडिया लौट आते ना, मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी भी सुनाई। विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जल्दी ही आऊँगा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और विराट के लिए। तभी शुभी पीछे से कहती है, भाई मैंने शादी कर ली, आप तब भी नहीं आए। विवेक थोड़ा सा नाटक करते हुए कहता है, ये कोई शादी है? कोर्ट मैरिज होती है ये। पता नहीं रेहान ने तुझ में क्या देख लिया, ढंग की शादी तो कर लेते तुम दोनों। वहीं सुजैन पीछे बातें सुनकर पक रही थी। ये लोग कौन है? उसे गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर केक लेकर आई थी ताकि विवेक के साथ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन ये लड़का तो अपनी फैमिली में ही उलझा हुआ था।
बहुत देर तक विवेक फ़ोन पर ही रहा, तो देखता है अभी भी सुजैन बैठी हुई है। विवेक कहता है तुम गई नहीं। ये सुनकर विवेक की बात सुनकर सुजैन का मूड काफ़ी ख़राब हो गया। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सर पहले केक कट कर लेते, मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी केक, मुझे पता चला आपको पसंद है। विवेक समझ रहा था कि ये उसमें इंटरेस्ट ले रही है। वो नकली स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू पर मुझे केक पसंद नहीं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। अब सुजैन के पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए बाय करके वहाँ से चली जाती है, पर काफ़ी गुस्से में थी। इतनी मेहनत से उसने इसका ड्रेस निकलवाया, यहाँ आना, सब कुछ करना और ये सब करने के बाद भी उसके हाथ में क्या लगा, वापस चली जाओ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे रूही के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अब वो घर पर ही रहती थी। आज सुबह रूही उठी तो उसे बहुत अजीब फील हुआ। करण ने उसे कहा कि सब ठीक है और शाम को वो डॉक्टर के पास चलेंगे। रूही की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब सी थी। उसे लग रहा था वो ऊट-पटांग खाती रहती है, इसलिए होता है। अब उसे किसी ज़रूरी काम से जाना था करण को, तो वो कह रहा था कि शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। तो रूही को लग रहा था कि उसे थकावट है, इसीलिए वो करण की बात को मान लेती है। करण बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था। असल में वो किसी ज़रूरी काम में लगा हुआ था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, रूही भी नहीं। रूही अपनी कमर पर हाथ रखकर करण को घूरते हुए कहती है, मुझे ये थकावट आपकी वजह से हो रही है, मुझे क्यों परेशान करते हो इतना? देखो मेरे पैर भी दुख रहे हैं और मेरी कमर भी। ये अपनी यूनिफॉर्म पहने तैयार करण हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? वो उसके माथे को किस करते हुए कहा था, किसने कहा था बच्चों की जिद करने को? हम तो उसी की तैयारी कर रहे हैं, अभी से करेंगे तभी तो फिर आगे जाकर कुछ होगा। रूही शर्म से लाल हो गई। सच में करण दिन बे दिन बेशर्म होता जा रहा है। उसकी बातें सुनकर उसे शर्म सी आ गई। उसने सोचा ये कितना बेशर्म है। करण बहुत बदल गया था शादी के बाद। रोज़ रोज़ उसकी नई नई आदतें देखने को मिल रही थी जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। रूही सोचती थी पहले वो इससे डरा करती थी और अब ये उसकी ज़िंदगी था, सब कुछ था उसका। वो अपनी सोच में गुम थी कि करण आकर उसके गाल पर हल्के से किस करते हुए कहता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। रूही अपने होश में लौट आई और उसे धक्का दे दिया। करण मुस्कुराकर कहता है, अच्छा मैं निकलता हूँ, हम फ्री होकर डॉक्टर के पास चलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रूही फ्री होने के बाद अपनी माँ से और अपनी सासू माँ से फ़ोन पर बात करती है। थोड़ी देर बाद वो काव्या से बात करती है और दोपहर के टाइम उसे नींद आ गई। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह फील ही क्यों हो रहा है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों से करण काफ़ी बिजी था। वो किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। करण अपनी परेशानियों में था तो रूही से दूर ही रहता था। देश उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी जॉब थी, उसकी जिम्मेदारी थी। करण वैसे भी बहुत लेट घर आया करता था। रूही कभी कभार तो बहुत परेशान भी होती थी। काम को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाया करता था। आज रूही का दिन बहुत बेकार सा गया। सारा दिन वो फ्री ही रही। कभी वो सो जाया करती तो कभी फ़ोन पर बात कर लिया करती। इसी तरह उसका दिन बीत सा गया। शाम को जब बेल बजी तो उसने डोर खोला। सामने सुनैना खड़ी थी। सुनैना को देखकर वो काफ़ी खुश हो गई। रूही और सुनैना बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो उसे गले लगाकर कहती है, भाभी आप आइए। दोनों अंदर आकर बैठकर बातें करती हैं। रूही के पास सुनैना बैठ जाती है। दोनों ने बहुत देर तक बातें की। रूही ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया था क्योंकि आज उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसे अजीब सी भावना महसूस हो रही थी। रूही का दिल सुबह से घबराया था। ऊपर से सुबह से इतनी तेज़ बारिश थी जिसका कोई नाम नहीं था। ऐसा सोच लो तूफान ही था। सुनैना रूही के पास आकर उससे कहती है कि कुछ हुआ है? तो रूही परेशान होकर कहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सुनैना उसे शांत करते हुए उसके पास ही बैठ जाती है। तो फिर रूही कहती है, मेरा मन बहुत उदास रहता है, बता अजीब सा हो रहा है मुझे। करण से भी बात नहीं हुई है। वो बहुत दिनों से लेट घर आते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। वो किसी बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी। सुनैना उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मिलिट्री वाले ऐसे ही होते। देश सबसे ऊपर होता है, देश सेवा सबसे ऊपर होती है, कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। चिंता मत करो, वो कितना जिम्मेदार है तुम्हारे लिए और देश के लिए तुम्हें भी पता है। और आ जाएगा। वैसे भी शायद किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आजकल यशवर्धन भी लेट आते हैं। करण की ड्यूटी काफ़ी बढ़ गई थी, तुम्हें पता है ना वो उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है। रूही बस मुस्कुरा देती है। जब सुनैना घर गई तो 8 बज गए थे और रूही किचन में खाना बनाने चली गई।
बारिश तो तूफान लेकर आई थी, ज़ोरों शोरों से हो रही थी। अब रूही को 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था किचन में। हर काम करने के बाद वो बाहर आ गई। सब कुछ उसने करण की पसंद का बनाया। तभी काव्या का फ़ोन आया, उससे थोड़ी देर बात की, उससे सब कुछ डिस्कस किया और उसके बाद आराम से अपने काम में लग गई। असल में रिहान और शुभी घूमने का प्लान कर रहे थे। शुभी ने तो मना कर दिया था कि काव्या के बिना जाएगी नहीं, और काव्या प्रेग्नेंट है। इसीलिए उन लोगों ने प्लान किया कि वो लोग करण और रूही के पास चले जाएंगे। इस बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और रूही को भी मिलना हो जाएगा। और रूही को भी ये सब अच्छा लगा, उसने भी झट से हाँ कर दी। शिमला जाना काव्या के लिए भी ठीक रहता, वो ज़्यादा दूर नहीं था। फ़ोन रखने के बाद रूही नहाने चली गई। उसे लग रहा था 10 बजे तक करण आ जाएगा। आकर हॉल में बैठ जाती है। कितनी बार करण को फ़ोन ट्राई किया, हर बार की तरह फ़ोन स्विच ऑफ। अब तो 11-12 बज गए। उसे चिंता होने लगी, सांसें थोड़ी धीमी सी होने लगी। उसे डर सताने लगा। करण कभी ऐसा नहीं करता, अगर वो लेट होता है तो मैसेज कर देता है। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, बहुत घबराई हुई थी। बार बार करण को कॉल कर रही थी, हर बार की तरह फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। डर के मारे अब रूही के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने सुनैना को कॉल कर दिया, क्योंकि इतनी लेट कभी होता ही नहीं है। रूही ने बहुत रोनी सी आवाज़ में कहा, भाभी मुझे डर लग रहा है। उधर उदयवीर उसके पास ही बैठा था, क्योंकि वो जल्दी घर आ गया था। रूही की बात सुनकर सुनैना को अजीब लगा। उसने पूछा तो उसने बताया करण अभी तक नहीं आया, क्योंकि जब से वो घर लौटा था चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर भी थी। सुनैना ने रूही को हौसला देते हुए कहा, अच्छा हम लोग आते हैं, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, चिंता मत करो। ड्यूटी का टाइम कभी कभार इधर उधर हो जाता है। पर रूही का मन बहुत भारी सा हो गया था। सुनैना और उदयवीर रूही के घर आ गए। उदयवीर ने अपनी फोर्स से पता करने की कोशिश की, करण कहाँ है। पिछले कुछ दिनों में वो एक आतंकवादी संगठन के पीछे लगा हुआ था और सीक्रेटली उस सब को मार भी रहा था, उन लोगों को ख़त्म कर रहा था। और इस केस पर बहुत ही ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। वो सब एजेंट थे, सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते थे। आतंकवादी संगठन के लोगों को बहुत छुप कर ख़त्म किया जा रहा था। ये सब कुछ करण बहुत ही शांति से कर रहा था। दुनिया के सामने वो सिर्फ फौजी है, पर उसकी पहचान बहुत अलग थी। उदयवीर को करण की काफ़ी चिंता थी। वो लोग काफ़ी खतरनाक थे और ये मिशन बहुत खतरनाक था। सब लोग के सामने तो जंग लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी जंग लड़ते हैं जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं होता। वो जंग ऐसी होती है कि दुनिया के सामने नहीं आती, बस छुपकर लोगों के भीड़ के बीच लड़ी जाती है, ताकि देश की सेवा की जाए, देश के लोगों को बचाया जाए। दुनिया की नज़र में तो करण सिर्फ एक फ़ौजी था, पर उसकी जिम्मेदारियाँ, उसका रैंक कुछ और था। वो एक सीक्रेट एजेंट था। किसी को इस बारे में नहीं पता था, उसके घर वालों को भी नहीं। करण और उसका काम दुनिया में सबसे ऊपर था, उसकी ज़िंदगी से भी ऊपर। करण के लिए देश बहुत ही ज़्यादा गहरा था, उसकी फैमिली से भी ऊपर था। उसके लिए देश सेवा बहुत महत्वपूर्ण थी। उदयवीर की चिंता देखकर रूही का हाल और भी ज़्यादा बुरा हो गया। उसकी आंखों से आंसू से बहने लगे। वो बहुत घबरा रही थी, क्योंकि रूही उसके एजेंट होने का सच जानती है। शादी से पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था करण ने। कहा था अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती तो ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अगर वो नहीं आगे बढ़ना चाहती तो वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। सुनैना रूही को संभालने की कोशिश करती है, पर नाकाम थी। रात 1:30 बजे के आसपास करण का कुछ भी पता नहीं चला। कोशिश नाकाम सी हो गई। यशवर्धन अपनी टीम के साथियों के साथ करण को ढूंढने निकल गया। हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें हाईवे पर एक नदी में कार गिरने की कंप्लेंट मिली थी। शायद ये करण की हो या किसी और की। बारिश इतनी तेज़ थी, कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। ऊपर से वहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं था। पर उन्हें मेहरा फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। आधी रात को राकेश जी का फ़ोन बार बार बज रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, अननोन नंबर से रात के 1:30 बजे कोई फ़ोन कर रहा है। उन्हें चिंता सता रही थी कि इस वक्त कौन होगा। उधर से फ़ोन उठाया तो उदयवीर बोला, काफ़ी चिंता भरी आवाज़ से। उदयवीर के शब्द सुन तो राकेश जी के पैरों तले ज़मीन सी खिसक गई। 2 मिनट उन्हें लगे समझने के लिए कि क्या हुआ है। वो सुन पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें पता लगा कि उनका बेटा मिसिंग है, करण मिसिंग है। उसका कुछ पता नहीं। शाम से बहुत मुश्किल से उन्होंने मीरा जी को उठाया। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस सबको शिमला निकलने के लिए कह दिया। सब लोग पूछ पूछ कर थक गए, पर वो बताने के लिए तैयार नहीं थे।
राकेश जी ने एक मैसेज विराट को किया तो दूसरा विवेक को। मीरा जी के सामने वो कैसे कहते कि उनका बेटा लापता हो चुका है। सुबह 3 बजे के आसपास वो लोग शिमला के लिए निकले। काव्या आधी नींद में विराट उसे ज़बरदस्ती ले आया था। शुभी काव्या के पास बैठी थी। दोनों के चेहरों पर डर था, कुछ बुरा होने का। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है, उनके पिता उनसे क्या छुपा रहे थे। राकेश जी ने काजल जी को भी खबर कर दी थी, क्योंकि वो माता पिता को कैसे नहीं बताते। तो काजल जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, रूही के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सच में सब लोग डरे हुए थे। करण का कुछ पता ही नहीं था। विवेक ने जब मैसेज देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके पापा के 3 शब्द थे, करण लापता है। क्या होगा आगे? कहाँ चला गया करण? क्या वो लौट कर आएगा? क्या फिर रह जाएगी अधूरी मोहब्बत? क्या करण की मोहब्बत अधूरी है या विवेक की? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी अधूरी मोहब्बत।